चलिए, अब जैसा कि मैंने बेसिक बातें कर लिया, अब अपना जो मेन चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी, अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, रिप्रोडक्शन होने से क्या होगा और रिप्रोडक्शन नहीं होने से क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो उसकी आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, कोई भी हो, यदि उसको अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू बना के रखना है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपको सक्सेस होना है, सफलता होना है, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको रात भर पढ़ना पड़ेगा, आपको कई रातें जगना पड़ेगा, कई दिन जगना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी के हिसाब से मैं आपको एक थॉट सुनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। थॉट ये है, और ये हमारा खुद का थॉट है, कि आपको बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, और तभी आपको, जैसे ही आप तो आपको बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, और जैसे ही आप बड़ा बलिदान दोगे तो आपका बड़ा वरदान मिलेगा। वो आपको बड़ा वरदान आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके पेरेंट्स, या आपके भगवान, आपकी माता सरस्वती माता का हो सकता है। और जैसे ही आपका बलिदान और वरदान एक साथ मिले, आपका बलिदान और वरदान एक साथ मिले, तो आपको सफलता तो अनिवार्य रूप से मिलेगी, मिलना ही है सफलता। बस दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या, बलिदान और वरदान। तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आए तो आएगा ही। चलिए, अब बात करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? तो आप सबको पता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिससे हम न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर भी हम बात करेंगे, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है। इसका एक रीज़न, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप्स होते हैं, गैमीट्स बनते हैं। क्लियर? रिजल्टिंग इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टिपिकल इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वोमेन। क्लियर? अब यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के पहले मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, क्लियर, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन the male and female reproductive system result in the fertilization of the woman ovum and man sperm। तो जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वोमेन का ओवम और मैन का स्पर्म दोनों फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए दोनों एबल हो जाते हैं। क्लियर? बहुत ही आसान है बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन, हालांकि ये जेनेटिक्स का पार्ट है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको जो भी थ्योरी मिलेगी आप अपने कॉपी में लिखिएगा, आपके बायोलॉजी या नीट एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल और फीमेल, क्या भैया, मेल और फीमेल। यदि हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XY। फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास होगा 44 प्लस XX। हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ये हेट्रोजिनस क्रोमोसोम है और ये होमो। क्लियर? क्योंकि इसमें जो गैमीट्स है वो डिफरेंट है, तो इसके दो डिफरेंट्स बन सकते हैं। एक बन सकता है हमारा, हम ऑटोसोमल को यहाँ पे कैरी नहीं करते हैं, हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका बनेगा X और Y, और यहाँ पे सिर्फ X बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट्स का एक हम फार्मूला पढ़ते हैं जेनेटिक्स में 2 की पावर n, और n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हेट्रोजिनस गैमेट्स, और यहाँ पे हेट्रोजिनस गैमेट बिल्कुल भी नहीं है, दोनों होमोजिनस है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, और किसी नंबर का पावर जब 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक ही क्रोमोसोम्स बनेगा X। इन दोनों का क्रॉस करा दीजिए, तो X से X का क्रॉस कराएंगे आप तो X बनेगा। जैसे ही आप X का Y से क्रॉस कराएंगे तो X और
वाई बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है डिसाइड करती है कि मेल बनेगा कि फीमेल। इनमें से आप देख रहे हैं कि 50% चांस फीमेल का हुआ और 50% चांस किसका हुआ, मेल का। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है जेनेटिक्स में कि यदि किसी वोमेन के 3 गर्ल्स चाइल्ड हैं तो 4th गर्ल्स चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, या तो 4th बॉय चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी। तो दोनों की पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ 50% ही होंगी। 50% चांस ही होगा कि नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो या तो लड़का होगा या तो लड़की, चाहे उसके पहले कितने भी हों, क्योंकि जब भी नई प्रोसेस होगी तो हर एक नई प्रोसेस में हर एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, अ सेक्स डिटर्मिनेशन is the biological system that determine the development of the sexual characteristics in an organism. There are 2 different type of sex, male and female chromosomes play essential role in determine the sex an individual. 2 होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। वाह, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही स्पर्म भैया ने फीमेल के, जैसे ही स्पर्म का एक्स वाले ने, जैसे ही देखिए, जैसे मैं तो आ गई, मैं तो आ गया, मैं तो आ गई, मैं तो आ गया। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बात किया कि जो मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स में आपका क्या होता है, एक्स और वाई। तो मेल का वो वाला गैमीट जो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, मेल का वो वाला क्रोमोसोम जो एक्स, जो मेल का वो वाला क्रोमोसोम जो एक्स कैरी करता है, और मेल का ये वाई जो कैरी करता है। तो एक्स वाला जो है जब एक को फर्टाइल करेगा, एक्स वाला जब एक को फर्टाइल करेगा तो एक्स और एक्स बनेगा। जब स्पर्म का वाई वाला फर्टाइल करेगा, जब वाई वाला एक के एक्स को फर्टाइल करेगा तो एक्स और वाई बनेगा। यदि एक्स और एक्स बने या एक्स और वाई बने, आप देख पा रहे हो जब एक्स और एक्स बनता है तो बनती है फीमेल, जो तो बोलती है मैं तो आ गई। फीमेल क्या बोलती है, मैं तो आ गई। लेकिन जब एक्स और वाई जब मेल बनता है वो तो बोलता है मैं तो आ गया। क्लियर, देखो ना, बोला ना, मैं तो आ गया, मैं तो आ गई। तो जब एक्स और एक्स बनेगा तो क्या बोलेगी, मैं तो आ गई। जब एक्स और वाई बनेगा तो क्या बोलेगा, मैं तो आ गया। यहीं से बता दी मैं लड़की हूँ, आ गई। लड़का, अरे मैं आ गया। समझ गए। तो यहीं से दोनों में देखो, बाकी आप समझदार हो, मैं तो आ गई, मैं तो आ गया। वेरी गुड। खुद को बोल रहा हूँ, तुम लोग तो बोलोगे नहीं। वाओ। चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा क्या, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही मस्ट और बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो क्या है बेसिक फीचर्स, तो पहला बेसिक फीचर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे सबसे पहले आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसको आप याद रखोगे। क्लियर। सेकेंड नंबर में होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पे डीएनए की कॉपियाँ भी बनती है और डीएनए रेप्लिकेट भी होता है। तभी तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं इनिशियली छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तो एज इट इज़ सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपकी नाक यहाँ थी, जब आप बड़े हो गए तो नाक इधर आ गई गाल में, ना, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डीएनए की बनती हैं कॉपी। मतलब जैसे आपका पहला ऑर्गन थे वैसे ही ऑर्गन बाद में रहेंगे। फिर बनेगा सेल डिवीज़न, तो होगा ही होगा। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ग्रोथ कैसे होगा, तो सेल डिवीज़न भी होना है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और गैमीट्स। आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और गैमीट्स दोनों फॉर्म होंगे। आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव यूनिट और गैमीट्स दोनों फॉर्म होंगे।
उसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू यंग वन, मतलब कि यंग में, उसके एडल्ट स्टेज में, उसकी जवानी में उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होंगे। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बेसिक 5 पॉइंट्स हो गए जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दूसरा क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तीसरा है सेल डिवीजन, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट और गैमेट्स, पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू यंग वन, मतलब एडल्ट में। क्लियर। चलिए उसके बाद एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब मैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहां पे हम मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेल का सेक्सुअल ऑर्गन क्या है और फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन क्या है। और सच में भगवान कसम आज का ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया वो इस टॉपिक में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर। चलिए तो हम सबसे पहले बात करें दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। यदि हम सेक्स ऑर्गन की बात यदि हम सेक्स ऑर्गन की बात करें बेटा, तो सेक्स ऑर्गन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहला कौन सा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेन डिफरेंस होता क्या है, हम इनको एक साथ भी तो पढ़ सकते थे सेक्स ऑर्गन, नहीं, बट हमको अपन ने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया। प्राइमरी को अलग बोला और सेकेंडरी को अलग बोला, तो कुछ तो बेसिक डिफरेंस होगा तभी तो अलग बोले, नहीं तो क्यों अलग बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है सुनो। यदि हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो हेल्प इन गैमीट फॉर्मेशन, मतलब हमारी बॉडी का वो वाला ऑर्गन जो गैमीट बनाता है, मतलब मेल में स्पर्म बनाता होगा, फीमेल में एग बनाता होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। लेकिन यदि हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का क्या करेगा, हेल्प इन गैमीट फ्यूजन, जो कि गैमीट फ्यूजन में हेल्प करेगा। यदि ये गैमीट फ्यूजन में हेल्प करेगा, ये गैमीट बनाएगा, हो गया काम, इधर गैमीट बना, इधर फ्यूज हो गए, मतलब इधर दूल्हा दुल्हन बने, इधर दोनों का मिलन हो गया, और दूल्हा दुल्हन का मिलन हो तो जाहिर सी बात है बच्चा आएगा। आओ यदि हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में होती है टेस्टिस, जिसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और बनता है स्पर्म। फीमेल में होता है ओवरी और यहाँ पे प्रोसेस होती है oogenesis और बनता है ओबम। क्लियर। यहाँ पे बन गया स्पर्म और यहाँ पे बन गया ओबम, तो यहाँ पे हो गया गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस। अब यदि हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में दो होंगे। क्या होगा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होंगे। तो मेल में है देखिए पेनिस, वॉस डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकल, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, ये इतने सारे मेल के हो गए। एज इट इज फीमेल में भी होंगे वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, मैमरी ग्लैंड, तो ये किसके हो गए, फीमेल के हो गए। क्लियर। ये मेल के हो गए, ये फीमेल के हो गए, ये आपस में इन दोनों को मिलने में हेल्प करेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर, वेरी गुड। चलिए खुद को बोल रहा हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें कि मेल और फीमेल के जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यदि इनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी के टाइम पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रीजन की वजह से मेल के टेस्टिस में कैंसर हो गया। अब यदि मेल के टेस्टिस में कैंसर हो गया, जो कि स्क्रोटम साइट में होती है, तो उसको वहाँ पे तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा और इंसान मर सकता है। तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको काट के बाहर निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। क्लियर। चलिए आ जाइए। यदि हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें बेटा, तो मेडिकल टर्म में कट करने को हम बोलते हैं टॉमी, और जोड़ने को बोलते हैं पैक्सी। कट करने को बोलते हैं टॉमी और जोड़ने को बोलते हैं पैक्सी। मान लीजिए कि यदि किसी रीजन की वजह से टेस्टिस में कैंसर हो गया, तो आप टेस्टिस्टोमी थोड़ी बोलोगे, टेस्टिस तो एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड हो गया। तो हम टेस्टिस का पहले मेडिकल टर्म में वर्ड क्या यूज करते हैं, पहले हम वो देखेंगे। तो टेस्टिस को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं बेटा ऑर्ची। क्या बोलते हैं, ऑर्ची। अब यदि इसके टेस्टिस को कट करके बाहर निकालना है, तो हम इसको एक साथ कॉमन वर्ड बोल देंगे ऑर्ची, मतलब टेस्टिस का मेडिकल टर्म हो गया, और टॉमी मतलब कट करना हो गया, तो हम इसको बोल देंगे ऑर्चिटॉमी।
क्या बोल देंगे भैया इसको, ऑर्चिटॉमी। सेम एज इट इज किसी रीजन की वजह से फीमेल की ओवरी में इन्फेक्शन हो गया या ओवरी में कैंसर हो गया या कुछ भी ओवरी डैमेज हो गई, तो यदि आप ओवरी को काट के बाहर निकालोगे तो ओवरी को भी आप मेडिकल टर्म में कुछ ना कुछ यूज करोगे, तो ओवरी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऊफर। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें सारे टीचरों के बस में नहीं है आपको सिखा देना, इसीलिए बोलता हूँ जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो कंटिन्यू पूरे चैप्टर को देखिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा और हमारे लोगों का और हमारी टीम का थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट करना बनता है भैया। आइए, ओवरी, ओवरी को काटना हम क्या बोलेंगे, उफरेक्टोमी। ओवरी को कट करके क्या बोलेंगे, उफरेक्टोमी। क्लियर हुआ। फिर यदि हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में पेनिस, वॉजिस में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में ज़्यादातर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यदि इनमें इन्फेक्शंस होता है तो इनके लिए भी कुछ मेडिकल टर्म यूज करते हैं। जैसे वेजाइना को हम बोलते हैं कॉल्पो, यूट्रस को हम बोलते हैं हिस्टेरो, फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं साल्पिंगो। क्लियर। तो वेजाइना को कट करके बाहर निकालना कॉल्पेक्टोमी, यूट्रस को कट करके बाहर निकालना हिस्टेरेक्टोमी, अब फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकालने को हम क्या बोलेंगे, सॉल्पिंगोटॉमी। क्या बोलेंगे, सॉल्पिंगोटॉमी। और इन सबको ऐड करना, पेक्सी, ऑर्चिपेक्सी, उफरपेक्सी, सॉल्पिंगोपेक्सी, कॉल्पोपेक्सी और हिस्टेरेक्पेक्सी। क्लियर। तो इस तरह से हम सेक्स ऑर्गन के मेल और फीमेल दोनों का प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, देन फीमेल सेक्स ऑर्गन, देन oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुएशन और लैक्टेशन। इसके बाद चैप्टर खत्म, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि इनमें यदि कोई गड़बड़ी हो तो हम क्या कर सकते हैं, और वो होगा अपना क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सबसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा आप लोगों को पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी पूरी टीम इस साथी बैच के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और ये हमारे भारत देश के उन सारे बच्चों तक पहुंचना चाहती है जिनको हम लोगों की ज़रूरत है, जिन बच्चों का नीट 2023 का एग्ज़ाम बिगड़ा है और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उन सारे बच्चों तक हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छा वीडियो सोल्यूशन, बहुत पावरफुल ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों का एक सपोर्ट हम लोगों का एक हौसला बढ़ाएगा, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। आपका छोटा छोटा सपोर्ट हम लोगों की एक बड़ी ताकत बनेगी, जिससे हम उन सारे बच्चों तक पढ़ा सकते हैं जिन बच्चों को हम लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।